गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 13 हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक फिर से मैं एक लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रहा हूं रिटायरमेंट चैप्टर से, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन बताने से पहले कुछ बातों पे मैं आपको जोर देना चाहूंगा, आप जरा उसे एकदम ध्यान से समझिएगा। ये एक तरह से समझिए कि VVI टॉपिक है कॉन्सेप्ट के लिए। हाउ टू रिमेम्बर दैट ऑल आइटम्स इज पोस्टेड और नॉट एट रिलेवेंट प्लेस या एट इन रिलेवेंट अकाउंट। रिलेवेंट अकाउंट में सारे चीज का पोस्टिंग हुआ है कि नहीं, कैसे हम पता करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको जरूरत है। वैसे आपको मैं बैलेंस शीट भी बता रहा हूँ। एग्जामिनेशन में जो इस बार का सिलेबस है उसमें से बैलेंस शीट हटा दिया गया है बच्चे, लेकिन मैं आपको बैलेंस शीट भी बता रहा हूँ। वैसे बैलेंस शीट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ ताकि हमने जो बनाया है वो सही है कि गलत है वो आप समझ सके कैसे पता किया जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के समय या रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री पास करते समय कुछ बातों को ध्यान देना होता है। किन बातों को ध्यान देना होता है, ये बात को ध्यान देना होता है। फॉलो एडजस्टमेंट एंड आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट रिलेटेड टू एडजस्टमेंट। ठीक है बच्चा, आपको क्या करना होता है, एडजस्टमेंट को फॉलो करना होता है और बैलेंस शीट के आइटम्स जो एडजस्टमेंट से रिलेटेड है उस पे ध्यान देना होता है। बस इतनी चीजों को आप ध्यान देंगे। कौन कौन आइटम जरा देखिए, एडजस्टमेंट एंड आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट रिलेटेड टू एडजस्टमेंट। यानी कि आपको पहली बात तो एडजस्टमेंट पे ध्यान देनी है और दूसरे एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो आइटम बैलेंस शीट के अंदर नजर आ रहा है उस पे ध्यान देनी है। मतलब कुल मिला के दो बातों पे ध्यान देनी है और आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट सही बनेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फॉर पासिंग एंट्री रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जर्नल एंट्री करते समय, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री करते समय आपको विशेष ध्यान देने होते हैं। मतलब रिवैल्यूएशन जरा इजी होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बच्चे भूल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इन बच्चों को बताना चाहूंगा कि आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। स्टेप नंबर 1 जो मैंने ए से डिनोट किया है, आपको सबसे पहले बैलेंस शीट के इनसाइड वाले आइटम्स को ध्यान देने होते हैं। बैलेंस शीट के अंदर जो जो आइटम्स आपको नजर आ रहे हैं उस पे आपको ध्यान देने होते हैं। और जब आप बैलेंस शीट के अंदर वाले आइटम्स को का एंट्री या आप उसका पोस्टिंग कर लेते हैं तो गलत होने का चांसेस कम होता है। बैलेंस शीट के अंदर वाले आइटम में आपको दो चीज नजर आएगा, एक लायबिलिटी साइड वाला आइटम और दूसरा एसेट साइड वाला आइटम। अब लायबिलिटी साइड वाला आइटम में आपको क्या क्या नजर आएगा, तो बच्चे आपको जनरल रिजर्व नजर आएगा, रिजर्व फंड नजर आएगा, कोई सिंपल रिजर्व नजर आएगा, कॉन्टिजेंसी रिजर्व आएगा, मतलब कोई भी रिजर्व का आइटम रहेगा। इवन आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी नजर आएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इस दो जो मैंने बॉक्स में डाला है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाते समय आपको जरा एडजस्टमेंट को भी ध्यान देना होता है। बाकी सब रिजर्व में एडजस्टमेंट का ध्यान नहीं होता है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में आपको एडजस्टमेंट की भी जरूरत पड़ती है। उसके बाद लायबिलिटी साइड में आप देखेंगे कि कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा रहता है। उस जो लायबिलिटी साइड में लिखा रहता है बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, मतलब प्रॉफिट वाला आइटम। ठीक है। फिर आते हैं हम एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले तो आप देख लीजिए ओल्ड गुडविल नजर आएगा। फिर आपको नजर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, इसको हम लोग लॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर तीसरा आइटम आएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब एसेट साइड जरा कम है। अब इतने सारे आइटम्स में कोई कुछ ही आइटम होता है, सारे आइटम्स कभी होते नहीं है। तो इनसाइड द बैलेंस शीट में सबसे पहले इन चीजों को देखेंगे और इसका ट्रीटमेंट कर देंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे बैलेंस शीट के बाहर
और बैलेंस शीट के बाहर में सबसे पहले आप देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने जो बनाया है उसका प्रॉफिट एंड लॉस का पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में आपने किया है कि नहीं। फिर आप पता करेंगे कि वैल्यूड गुडविल है उसका आपने कोई पोस्टिंग किया है कि नहीं, छूटा तो नहीं है। फिर आप देखेंगे कभी कभी कोई पार्टनर एसेट ले लेता है, और जब कोई पार्टनर एसेट ले लेता है तो उसका कैपिटल अकाउंट घटता है। तो वैसी स्थिति में आपको जरा देखना होगा कि अगर कोई पार्टनर एसेट ले लेता है या लायबिलिटी का पेमेंट कर देता है तो आपने उसका एंट्री किया है कि नहीं। फिर आप कभी कभी रिवैल्यूएशन एक्सपेंस वाला आइटम भी दिया रहता है, वैसे सिचुएशन में रिवैल्यूएशन एक्सपेंस वाले आइटम्स पे भी ध्यान देने होते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म का बैलेंस शीट बनाना होता है, और इस बैलेंस शीट को बनाते समय ओल्ड बैलेंस शीट के आइटम्स को ध्यान देना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को ध्यान देना है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ध्यान देना है। इसके अलावा आपको कोई भी आइटम्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यानी कि शॉर्ट में बोले तो आपको एडजस्टमेंट पे ध्यान देना है और ओल्ड बैलेंस शीट के आइटम्स पे ध्यान देना है। ठीक है, और आपका बैलेंस शीट बन जाता है। अब यहाँ पे कुछ मैंने बात लिखा है, जरा पढ़ता हूँ। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ above आइटम एंड इट्स ट्रीटमेंट एंड ऑल्सो इफ यू रिमेम्बर द स्टेप्स यू विल नेवर लूज मार्क्स। ठीक है बच्चा, ध्यान देना है। आप कभी भी इसके ट्रीटमेंट अगर कर देते हैं, आप स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, तो वैसे आइटम आपका छूटेगा नहीं। आप इसको जरा ध्यान देंगे। ठीक है बच्चा, उसके बाद आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, जरा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसको लिया है ताकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो मैं समझ रहा हूं उसको आज दूर करने का कोशिश करूं। देख रहे हैं बच्चे, क्वेश्चन अच्छा से नजर आ रहा है। चलिए पढ़ूं। एक्स वाई एंड जेड आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर बैलेंस शीट ऑन 31st March 2019 was as under when Y decided to retire। जब वाई रिटायर करता है तो 31/3/2019 का बैलेंस शीट कुछ नजर आ रहा है, रिटायरमेंट के ठीक पहले का, जिसमें बिल्डिंग्स है 25,000, प्लांट एंड मशीनरी है 15,000, इन्वेस्टमेंट है 10,000, डेटर्स है 10,000, स्टॉक है 5,000, कैश है 25,000, सिंडिकेटर्स है 10,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 2,000, जनरल रिजर्व है 8,000, कैपिटल अकाउंट 30,000, 20,000, 20,000, टोटल 70,000, बैलेंस शीट का टोटल 90,000। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट क्या क्या है। वाई सेल्स ही शेयर ऑफ गुडविल टू एक्स 8,000 एंड टू जेड ₹4,000। यहां से आप क्लियर हो गया कि वाई जो है अपना शेयर गुडविल का एक्स और वाई जेड को 8,000 4,000 के रेट में देता है। यानी 8,000 और 4,000 का अगर रेशियो निकालते हैं तो 4 2 8 4 1 1, यानी 2:1 के रेशियो में हो रहा है। यानी यहाँ पे क्लियरली आपको पता चल गया कि गेनिंग रेशियो जो होगा वो 2:1 होगा। यहाँ कभी कभी कॉमन सेंस लगाना होता है, जैसे कि आपको गेनिंग रेशियो ना देके गुडविल का शेयर ही दे दिया है कि एक्स जो है वो देगा 8,000 और जेड देगा 4,000 कंपनसेशन के रूप में वाई को। स्टॉक की वैल्यू 20% से बढ़ा देना है, बिल्डिंग को 7,000 से बढ़ा देना है। यहाँ लिखा हुआ है एप्रिसिएटेड। एप्रिसिएटेड वर्ड का मतलब होता है बच्चे बढ़ा देना। इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड फॉर 22,000। आपका इन्वेस्टमेंट दी हुई थी 10,000 और उसको 22,000 में बेच दिया गया, यानी आपको फायदा ही फायदा हुआ। A liability for claim included in creditors for 7,000 is settled and are paid 9,000। एक लाइबिलिटी था जो क्रेडिटर में शामिल था 7,000 का। ये 10,000 का जो क्रेडिटर देख रहे हैं उसमें 7,000 का एक क्रेडिटर शामिल है जिसका पेमेंट आपने 9,000 में किया, यानी आपने 2,000 बढ़ा के किया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद लास्ट नंबर ई नंबर जरा ध्यान से पढ़िएगा। ई नंबर के लिए ही इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। An amount of 30,000 will be paid in cash to Y। मतलब कहने का मतलब है कि Y को 30,000 रुपया कैश के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, एंड टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय X एंड Z इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये जो कैश 30,000 दिया जाएगा उसको एक्स और वाई दोनों मिलके देगा 2:1 के रेशियो में, यानी एक्स देगा 20,000 और वाई देगा जेड देगा 10,000। ठीक है,
40% ऑफ द बैलेंस, जो बैलेंस बचा है उसका 40% अमाउंट इज टू बी सेटल्ड बाई बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब कहने का मतलब है जब आप पेमेंट करेंगे 30,000 तो आपका जो भी बैलेंस बचेगा उसका 40% बिल ऑफ एक्सचेंज में से पेमेंट होगा और जो बाकी बचेगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। देखिएगा जरा, एंड द लेफ्ट बैलेंस इज ट्रांसफर टू वाइज लोन अकाउंट। क्लियर है? प्रिपेयर करना है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वैसे एग्जाम में मैं बता दूं रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आने वाले हैं, बैलेंस शीट आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। ठीक है बच्चा, बैलेंस शीट नहीं आएंगे और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी नहीं आएंगे। तो मैंने आपको सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन बताया। दूसरी बात, रिवैल्यूएशन इस क्वेश्चन में कोई जानी नहीं है। अगर आप रिवैल्यूएशन की बात करें तो आपको रिवैल्यूएशन अगर इस क्वेश्चन की बनानी हो तो आपने देखा कि स्टॉक और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है। आपने गौर किया, स्टॉक इज अप्रिसिएटेड बाई 20% एंड बिल्डिंग बाई 7,000। तो जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी आप यहाँ पे लिख देंगे बाई स्टॉक अकाउंट, क्योंकि आपका स्टॉक अकाउंट बढ़ जा रहा है। कितना से बढ़ रहा है भाई? 20% से। अब स्टॉक कितना है? 5,000 है। 5,000 का अगर हम 20% निकालते हैं, इस 5,000 क्वेश्चन को देख रहे हैं हम, 5,000 का अगर 20% कैलकुलेट करते हैं तो 5 2 10, यानी 1,000 के करीब स्टॉक आएगा। तो यहाँ पे आप 1,000 स्टॉक लिख दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बाई बिल्डिंग अकाउंट। अब बाई बिल्डिंग अकाउंट में आपने गौर किया कि 7,000 से बढ़ रहा है तो हम यहाँ पे 7,000 लिख देंगे और कुछ नहीं, और इसका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है, आगे बढ़ते हैं, सी नंबर, इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर 22,000। आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट 10,000 था और उसको 22,000 में बेचा जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपको 12,000 का मुनाफा हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ब्लैक में यूज कर रहा हूँ। यहाँ 12,000 का कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। अरे भाई 10,000 का इन्वेस्टमेंट था, जरा ऊपर देखो, और 10,000 का चीज आप 22,000 में बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं 12,000 का जो फायदा हो रहा है, और इस फायदा को तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाओगे ही, कोई उपाय नहीं है। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और आप समझ सकते हैं कि बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपने लिखा तो आपका 12,000 कहां से आया। आते समझ में आया बेटा? बोलो हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक, लायबिलिटी। ये जो है ना थोड़ा सा वीवीआई समझिए, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होने वाला है। आगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से बना सकते हैं, अगर मेरी बातों को आप अच्छी तरीके से समझ जाए। तो लिखा हुआ है लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर 7,000। पहली बात तो एक क्लेम के लिए लायबिलिटी है जो क्रेडिटर में शामिल है, मतलब इस 10,000 में शामिल है। कितना का भाई? 7,000 का। इज सेटल्ड, अब उसकी पेमेंट हो गई है। एंड आर पेड ₹9,000। अब देखो जरा, बड़ा घुमा के लिखा हुआ है भाई, 7,000 का क्रेडिटर है, उसका सेटलमेंट हुआ है 9,000 में, यानी आपका क्रेडिटर 2,000 से इंक्रीज कर गया है ना। और जब आपकी क्रेडिटर 2,000 से इंक्रीज कर गई है तो आपको तो नुकसान हो गया। और आप बताओ ना नुकसान किधर लिखोगे? तो जाहिर सी बात है यहां पे लिखोगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट और यहां पे लिखोगे 2,000। आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आपको कोई आइटम नहीं है बच्चे, आपको घुमा फिरा के भी नहीं बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट अब इसका देख लीजिए किधर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आप जरा देखते हैं, तो क्रेडिट साइड आपका ज्यादा है, तो 12 7 19 और 20,000 और 20,000 और यहाँ भी लिख दिया 20,000 और 20,000 में 2,000 घट गया तो 18,000 तो ऐसे ही आ गया प्रॉफिट, है ना। तो यहां लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, है ना, फिर वाइस कैपिटल अकाउंट, है ना, फिर जेड्स कैपिटल अकाउंट, है ना। अब ये 18,000 को, यहाँ सिंगल लाइन है, डबल लाइन में से हो गया, ये सिंगल लाइन हम ड्रॉ किए हैं बच्चे, घबराइएगा मत। यहाँ पे मैंने डबल लाइन ड्रॉ किया है, ये सिंगल लाइन ही है।
तो 18,000 को अब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो की जहां तक बात है तो आपने गौर किया था कि XYZ का ओल्ड रेशियो है 5-3-2, यानी 5 3 8 2 10 है ना। तो 10 से डिवाइड किए तो 1800 हुआ। 18 5 9,000, 1800 इंटू 5 करेंगे तो 9,000 होगा। उसके बाद रेशियो 5-3-2 था, 5-3-2, तो 18 3 5400, 18 5400 और 18 2 36, क्लियर हो गया है ना। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 18,000 का 18,000 आएगा। तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आपने गौर किया कि आपने इस बैलेंस शीट पे ध्यान दिया और उस भी ऊपर से बैलेंस शीट में सिर्फ किस पे ध्यान दिया, तो जो जो इन्वेस्टमेंट था, स्टॉक था और आपने सिंडिकेटेड, 3 ही आइटम पे आपने ध्यान दिया। और प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग पे ध्यान देना है, ठीक है ना। बस बिल्डिंग पे कोई खास ध्यान नहीं देना क्योंकि अमाउंट कैलकुलेट करके दी हुई थी, 7,000 से बढ़ रहा है। अप्रिसिएट करना मतलब भरना होता है। तो कुल मिला के आपने देखा, गौर किया कि मैंने यहाँ जो बात लिखा है कि अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय आपको किन बातों पे ध्यान देना है, तो एडजस्टमेंट पे ध्यान देना है और आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट रिलेटेड टू एडजस्टमेंट पे ध्यान देना है। तो मैंने आपको यहाँ पे जो बातें बताई है, जो मैं राउंड कर रहा हूं, मैंने उसी को फॉलो किया है ना। तो आप भी अगर इस तरह से फॉलो करेंगे तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट सही होगा। उसके बाद रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। ये तो क्या रिमेम्बर करने के लिए कोई चीज छूटे नहीं, लेकिन रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, है ना। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आते हैं बच्चे। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं ना, तो मैं आपको जरा बता दूं, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं तो सबसे पहली वाले जो काम होता है ना, यहाँ पे लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। और बाई बैलेंस बीडी ये ओपनिंग कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। और ओपनिंग कैपिटल आपको नजर आएगा, देखिए 30,000, 20,000, 20,000। और यही इनसाइड वाले बैलेंस शीट से यहाँ पे मैं लिख दिया, मैं भी लिख दे रहा हूँ 30,000, छोटा छोटा लिख रहा हूँ 30,000, 20,000, 20,000, 30,000, 20,000, 20,000। क्लियर हो गया बच्चे। उसके बाद कैपिटल लिखने के बाद मैंने आपको बताया था कि इनसाइड वाले आइटम पे जाते हैं, लायबिलिटी साइड के इनसाइड वाले आइटम पे जाते हैं। क्या आपको जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड वगैरह वगैरह है या नहीं है। तो आपने गौर किया कि हमारे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2,000 की दी हुई है और इस रिजर्व की कोई यूज नहीं हुई है। कैसे पता चला रिजर्व की यूज नहीं है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 10,000 है और मार्केट वैल्यू 22,000 है। तो जाहिर सी बात है आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में चल रहा है और जब लॉस में जाता है तभी इस रिजर्व का यूज होता है। और जब ये रिजर्व का यूज नहीं होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। तो 2,000 को अगर ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे आप बच्चे लिखेंगे बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जहां खत्म हो रहा है आप वहीं पे स्टार्ट करेंगे अमाउंट लिखना। जैसे यहाँ पे खत्म हुआ है तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। लेकिन जो आपका बोर्ड का जो कॉपी आपको मिलेगा ना सीबीएसई बोर्ड का, वो थोड़ा चौला चौला होता है, तो बड़ा आसानी से कैपिटल अकाउंट बन जाता है वहां पे। खैर हमको 5:2 में बांटना है 2,000 को। अब 2,000 को आप 10 से डिवाइड किए, 200 गुने 5 हो गया तो 1,000 ये हो गया, 200 गुने 3 हो गया, ये 600 हो गया, और 200 गुने 2 यानी 400 रुपया ये हो गया। मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बांट दिया। उसके बाद आपको बैलेंस शीट के अंदर देखो, रूल ही देख लो। बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व नहीं था, रिजर्व फंड नहीं था, केवल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था और कोई पीएनएल अकाउंट का बैलेंस नहीं था क्वेश्चन में। यहां तक कि एसेट साइड में कोई गुडविल भी नहीं था, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी नहीं था और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं था। मतलब बैलेंस शीट काफी इजी था। जरा देख लो, एसेट साइड में भी कोई आइटम नहीं है। तो भाई अब इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनसाइड वाला आइटम सारा हो चुका है। अब आउटसाइड वाला आइटम में सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट पे ध्यान देना, जैसे कि मैंने बताया। तो आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और आपकी प्रॉफिट आपको देख लो 9,5436 आया है। बस आप यहाँ पे उतार दो 9,000
5400 और 3600 3600। और इवैल्यूएशन के लिखने के बाद मैंने आपको बताया था, आप जरा देख भी लो, मैं आपको जो हिंट बताया था कि आप ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल करेंगे, तो आपने गौर किया कि ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि एक्स जो है 8000 दे रहा है और वाई 4000 दे रहा है, तो जो देता है ना उसकी कैपिटल घटेगी, जो देता है उसकी कैपिटल घटेगी, तो उसके कैपिटल में हम कुछ नहीं लिखते हैं, यानी कि बाई यहाँ पे लिखेंगे एक्स कैपिटल, है ना, बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, और एक्स में कुछ नहीं लिखेंगे। वाई को मिल रहा था, कितना दे रहा था 8000, मैंने यहाँ पे 8000 लिख दिया। फिर जेड भी दे रहा था तो बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट, है ना, और जेड भी देगा तो वाई का कैपिटल बढ़ जाएगा, तो वाई की कैपिटल मैंने बढ़ा दी। अब इन दोनों दे रहे हैं तो इनकी कैपिटल घटानी भी है, तो हमें इधर भी लिखना पड़ेगा ट्रीटमेंट वाइज कैपिटल अकाउंट। ये जरा याद रखना, लेजर पोस्टिंग है, कभी गलती नहीं होना चाहिए। और एक्स में 8000 घटना चाहिए और जेड में 4000 घटना चाहिए। घटाना है बच्चे, है ना। कैसे घटाना है भाई, जो देता है उसकी कैपिटल घटेगी, तो एक्स और वाई, जेड दे रहा है तो उसकी कैपिटल घटेगी और वाई की कैपिटल मैंने बढ़ा दिया। ये लॉजिक समझो। या आपको याद है जनरलिटी कि एक्स जेड 2y होता है, तो इसके आधार पे भी, जर्नल के आधार पे भी लेजर पोस्टिंग कर सकते हो। ये भी नहीं हुआ। दूसरी बात मैंने बताया, पहली बात बताया कि देखो जिसकी कैपिटल बढ़ेगी उसमें बढ़ा दो और जिसकी घटेगी उसमें घटा दो, ये नंबर 1। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको अगर जनरलिटी याद है तो जनरलिटी की बेसिस पे बना दो। तीसरा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हमेशा मैं इसे राउंड कर रहा हूँ ब्लैक पेन से, या मुझे रेड पेन दिख नहीं रहा है फिलहाल, अच्छा दिख गया। तो यहाँ पे बच्चे रेड पेन से मैं राउंड कर रहा हूँ, उसे आप राउंड नहीं करेंगे, हमेशा के लिए याद रखो। यहाँ पे हमेशा गेनिंग पार्टनर जाता है। हमेशा कौन जाता है बच्चे? गेनिंग पार्टनर जाता है। आई एम नॉट राइटिंग, आई एम सेइंग बाय माय माउथ, तो आप रिमेम्बर कर लो कि यहाँ पे हमेशा गेनिंग पार्टनर जाता है और गेनिंग पार्टनर जाएगा और रिटायरिंग पार्टनर के कॉलम में लिखाएगा। ये हमेशा रट लो। तो 3 तरह से मैंने आपको कोशिश किया समझाने के लिए कि कोई आइटम कैपिटल अकाउंट का ना छूटे। अगर उसके बावजूद छूटता है तो आप समझ लो कहाँ पे आप हो। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और काम तमाम करते हैं। यहां तक आपने क्लियर कंसेप्ट समझ लिया कि अब कुछ करना नहीं है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे टोटलिंग कर देना है ना, यहाँ पे टोटलिंग करना है। और टोटलिंग करते समय नीचे डबल लाइनिंग देना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। इन छोटी चीजों पे तो एग्जामिनर चेक नहीं करता है, लेकिन रूल कहता है कि 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाना चाहिए फॉर्मेट पे। तो कोई भी बच्चा फॉर्मेट गलत लिखता है तो सही में उसका कुछ मार्क्स तो डिडक्ट हो ही जाता है। खैर अब हम लोग क्वेश्चन के ई नंबर पॉइंट को आते हैं और देखते हैं कि एन अमाउंट ऑफ 30,000 विल बी पेड इन कैश टू वाई। अगर वाई को आप पे करोगे तो वाई टू कैश होगा, है ना, वाई अकाउंट टू कैश होगा। अगर वाई के कैपिटल अकाउंट को पे करोगे तो वाई कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश, क्योंकि बिजनेस का कैश बाहर जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे वाई कैपिटल अकाउंट में टू कैश आप आसानी से लिख सकते हैं 30,000, कोई दिक्कत नहीं। उसके कैपिटल अकाउंट को पे कर दो और जब भी उसके कैपिटल अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट, वाई में 30,000, जब भी आप पे करोगे तो उसकी कैपिटल अकाउंट घट जाएगी। अब मैंने घटा दिया 30,000 से। आगे बढ़ते हैं, जो मेन बात है, टू बी कंट्रीब्यूटेड बाई एक्स एंड जेड इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी 2:1 अभी बताया था कि अगर 30,000 को 2:1 में बांटना है तो 20,000 और 10,000 होगा। यानी एक्स और जेड कंट्रीब्यूट करेगा, और एक्स और जेड कंट्रीब्यूट करेगा तो अगर एक्स और जेड घर से लाएगा तो एंट्री क्या हो गया? कैश टू कैपिटल, एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, है ना। तो अगर आप यहां से देखते हैं तो यहाँ पे आपको बाई कैश लिखना पड़ेगा और एक्स में 20,000 लिखना पड़ेगा 20,000, और जेड में 10,000 लिखना पड़ेगा, है ना। ये 20,000 है बच्चे, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं बच्चे मैंने कैसे कैसे किया है ना, एकदम ध्यान से समझ गए होंगे। देखते हैं कुछ छूटा कि नहीं बच्चे। बैलेंस शीट में देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व लगता है हमारा 8,000 का छूट गया है, इसीलिए कोई थोड़ा बहुत लोचा आ रहा है। तो अगर जनरल रिजर्व अगर हमारी छूट गई है तो हमें जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, और वो भी किस रेशियो में करना होगा? ओल्ड रेशियो में, 5:3 में। तो 8,000 का यहाँ पे लिख देते हैं बाई जनरल रिजर्व। मैंने बोला ना ऐसे ही छूटता है बच्चे, मैंने इसे छोड़ा और आपसे भी ऐसे ही छूटेगा, है ना। तो जनरल रिजर्व हमने नहीं देखा था। तो 8,000 को अगर आप बांटते हैं 532 में
तो 8000 को 10 से डिवाइड किए तो 800 हुआ, 8 5 40, यानी 4000 एक्स के खाते में गया। और 24 8 3 जा 2400 और 8 2 जा 1600 यहाँ पे चला गया। अब हमें जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा जोड़ते हैं हम लोग। 6 4 10 4 14, 14 4 कैरी ओवर 1। उसके बाद 1 5 1 6 6 8 6 14, 14 4 18 2 20 के 0 कैरी ओवर 2 2 2 4, यानी 40,400। पहले भी लगता है हम 40,400 में देखो 30,000 घटाते हैं तो आपका आता है 10,400। अब यहाँ पे खेल होगा, क्या खेल होगा जरा यहाँ खेल पढ़ते हैं। लिखा है कि 40% ऑफ द बैलेंस अमाउंट इज टू बी सेटल्ड बाय बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब 40%, 10,400 जो बचा है इसका 40% पहले निकाल लेते हैं। तो कितना आता है जरा देखते हैं। 40% के लिए 4 जा 0 4 जा 16 कैरी ओवर 1 4 जो 4,160 रुपया, यानी 4,160 रुपया जो पेमेंट हो रहा है उसको बिल ऑफ एक्सचेंज से हो रहा है। और हमको पे करना है तो जाहिर सी बात है मेरे पास कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट होगा, है ना। कितना से हमने पे किया, 4,160 से, है ना। ध्यान देना कैसे मैंने किया। मैं आपको फिर से बता दूं, चूंकि इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि 40% ऑफ द बैलेंस, और बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा था 40,400 में से 10,000 घटा दिए थे तो मेरा बैलेंस बचा था, सॉरी 30,000 घटा दिए थे तो मेरा बैलेंस बचा था 10,400। और 10,400 का 40% आपने निकाला तो 4,160 आया। 4,160 का पेमेंट आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के द्वारा करना है ना। मतलब आपको थोड़ी देर के लिए लायबिलिटी अपने ऊपर लेना है। तो जब फॉर्म अपने ऊपर लायबिलिटी लेगा, अब फॉर्म में कौन बचा है, एक्स और जेड ही, तो फॉर्म की लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो बीपी लिख देंगे 4,160। समझ गए ना, बीपी क्यों होगा, बीआर क्यों नहीं होगा। बीआर तो तब होता है जब मुझे पैसे मिलने वाले होते हैं, मतलब फॉर्म को पैसे मिलने वाले होते हैं। वाई को तो पेमेंट देने हैं, आपको देंगे तो आपके लिए लायबिलिटी है, फॉर्म के लिए लायबिलिटी है तो लायबिलिटी लिख दिए बीपी अकाउंट, ठीक है। उसके बाद कहता है एंड द रिमेनिंग बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू वाइज लोन अकाउंट। अब रिमेनिंग बैलेंस कैसे होगा भाई, 10,400 में 4,160 घटा दो तो रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा, और नहीं तो 60% निकाल दो, दोनों ही तरीके से आ जाएगा। तो मैं घटा के निकालता हूं, तो 0 0 10 में से हो गया 4, 3 में से गया 2, और यहाँ पे हो गया 9 में से 4 गया 5, सॉरी 9 नहीं 10 में 4 गया 6, यानी 6,240 रुपया हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू वाइज लोन अकाउंट 6,240 रुपया, और मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब आते हैं जरा सिंपल जल्दी जल्दी जोड़ते हैं। 20,000, 3,000, 23,000, एक 24,000, 24,000 और 10,000, 34,000, 34 एक 35,600, 35,600 यहाँ लिख दो भाई। ऐसे जोड़ूंगा तो जल्दी जल्दी जोड़ पाता हूँ मैं। 35,600 में से घटा दो आप 4,000, तो 35,000 में से 4,000 गया तो 31,600 होगा। मेरा ये टेक्निक ही सही है तो मैं यही टेक्निक इस्तेमाल करूंगा जल्दी बनाने के लिए। अब टू बैलेंस सीडी, है ना, छोटा छोटा लिखा हूं तो शायद डिजिट जोड़ने में क्या दिक्कत हो रहा है। तो जरा फिर से जोड़ते हैं। 30,000 और 1,000, 31,000, 31,000 और 9,000, 40,000, 40,000 और 20,000, 40 और 20, 60,000 और 60,000 और 4,000, 64,000, 64,000 होगा। 64,000 यहाँ लिख देते हैं 64,000, और 64,000 में 8 घटा देंगे, मतलब 12 14 में से 8 गया तो हो गया 6, यानी कि 56,000। सही बोला मैंने, 56,000 ही होना चाहिए, है ना। उसके बाद आप बैलेंस शीट, मैंने बोला था कि आएगा नहीं, मैं फिर भी बताऊंगा। तो बैलेंस शीट बनाते समय कुछ नहीं करना है, बैलेंस शीट बनाते समय एसेट्स पे ध्यान देने हैं, पुराने वाले एसेट्स पे बैलेंस शीट पे, और एडजस्टमेंट पे ध्यान देना है। तो बिल्डिंग्स आपने देखा 25,000 का था यहाँ पे, 25,000 का, और बिल्डिंग आपका बढ़ रहा था 7,000 से। तो 25,000 में अगर 7,000 जोड़ दो तो 32,000 ये बिल्डिंग हो गया। उसके बाद देख रहे थे प्लांट एंड मशीनरी, और इस प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंजमेंट नहीं हुई है तो मैं जैसे कि तैसे लिख दूंगा। प्लांट एंड मशीनरी 15,000 लिख दूंगा। इन्वेस्टमेंट सेल हो गई है तो इन्वेस्टमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो डेटर्स आपका 10,000 दिया हुआ है, स्टॉक आपका बढ़ गया था उसको भी बढ़ाएंगे, तो डेटर्स आपका लिख देंगे 10,000,
मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। डेटर्स 10,000। स्टॉक कितने से बढ़े थे भाई? स्टॉक 1,000 से बढ़ा था, 5 और 1 6,000 हो जाएगा स्टॉक। देख लो यहाँ पे स्टॉक 1,000 से बढ़ा था, पहले 5,000 था, तो 1,000 6,000 हो गया। अब बचता है कैश। कैश पे ध्यान देंगे बच्चे, कैश के लिए हम थोड़ा वर्किंग नोट आपको बताऊंगा। उसके पहले आप जरा इधर आ जाओ, सिंडिकेटर में आ जाओ। सिंडिकेटर्स भी आपको लोचा है, जरा कैसे लोचा है तो आपने देखा होगा सिंडिकेटर की, आपके पास सिंडिकेटर्स था 10,000 शायद। 10,000 सिंडिकेटर्स में 2,000 रुपया बढ़ जाता है और 9,000 घट जाता है। आपने गौर किया, 2,000 बढ़ जाता है और 9,000 घट जाता है। मैं फिर से समझा दूं कैसे। एक क्रेडिटर था जिसमें 7,000 शामिल था, वो उसको 9,000 में पेमेंट किया गया, मतलब 2,000 बढ़ा के क्रेडिटर को 9,000 में पेमेंट किया गया, तो क्रेडिटर 9,000 से फिर घट भी गया ना। तो 10,000 में 2,000 जोड़ दो, 12,000 में 9,000 घटा दो, यानी 3,000 ये हो जाएगा बच्चे। बड़ा सिंपल था। उसके बाद ये बिल्स पेबल आप देख रहे हैं कि लाइबिलिटी नया क्रिएट हो गया 4,160 का, तो बिल्स पेबल 4,160 का बढ़ा देंगे फॉर्म की लाइबिलिटी। उसके बाद एक और लाइबिलिटी बढ़ रहा है, वाइज लोन अकाउंट 6,240, तुरंत पे नहीं कर रहा तो वाइज लोन अकाउंट लिख देंगे आप 6,240। बड़ा सिंपल है बच्चा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कैपिटल अकाउंट जैसा था उतार देना है। तो कैपिटल अकाउंट आपने देखा एक्स और जेड ही बचा था, ये 56,000 था और 31,600 था। इसको जोड़ना तो बड़ा आसान है, 6 1 7 और 5 3 8, 87,600। अब इसको जरा जोड़ दो बैलेंस शीट के एसेट साइड को, है ना। तो बैलेंस शीट के सॉरी लायबिलिटी साइड को जरा जोड़ते हैं हम, तो 6 4 10, जरा ध्यान से जोड़ते हैं, मुझे जोड़ना होगा ध्यान से, फिर गलत हो जाएगा नहीं तो। 6 + 4 10 0, 3 3 3 6 9 और 10 0, कैरी ओवर 1 4 4 4 4 8 8 6 और 14 और 7 और 21, कैरी ओवर 1 2 8 + 2 10 हो जाएगा। 1,01,000 आ गया बच्चे, 1,01,000। तो जाहिर सी बात है 1,01,000 इधर भी आएगा और आप कैश बैलेंस शीट फिगर लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि आपको कैश अकाउंट खोलना होगा, और कैश अकाउंट खोलने का बड़ा अच्छा सा तरीका है, मैंने जगह नहीं छोड़ा है कैश अकाउंट खोलने के लिए। तो मुझे क्या करना होगा, एक आपके साथ पेज शेयर करना होगा जिसमें मैं आपको वर्किंग नोट बता सकूं कैश अकाउंट का। आइए, एक पेज में लिया, ये रहा कैश अकाउंट, ये आप बना लीजिएगा मेरे साथ साथ, बड़ा अच्छा से बनाइएगा। इधर क्रेडिट लिखेगा, इधर डेबिट लिखेगा, पार्टिकुलर्स वगैरह लिख दीजिएगा आप। ऐसा करते हैं, आप तेज हैं लिख सकते हैं, लीजिए मैं लिख दिया पार्टिकुलर्स। ठीक है बच्चे, सबसे पहला आइटम जो लिखेंगे कैश में, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, और पुराने वाले बैलेंस शीट से आप देखेंगे कितना कैश आपके पास है। तो क्वेश्चन में देख लीजिए कैश आपका 25,000 है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 25,000 कैश। फिर आपने गौर किया कि कैश से वाई को पेमेंट हो रहा है 30,000, कहाँ लिखा हुआ था, तो यहाँ पे लिखा हुआ था, जरा देखो, एन अमाउंट ऑफ 30,000 वॉज पेड टू वाई बाई कैश। तो कैश से अगर पे करेंगे वाई को तो बाई वाइज कैपिटल होगा, और उसका यहाँ पे लिखेंगे। कैसे इधर होगा भाई, इधर कैसे होगा मैं जरा समझा दूं। जब भी किसी को पे करते हैं ना, आपका कैश घटता है, तो कैश घटेगा ना तो एसेट है क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो किसको देके पे कर रहे हैं, तो वाई को 30,000, तो यहाँ पे आप इधर लिख देंगे। क्लियर है ना। उसके बाद एक चीज था कि इसको लाया कौन था, एक्स और जेड घर से लाया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x कैपिटल अकाउंट, आपका छूटेगा नहीं कोई भी चीज। यहाँ 20,000 लिखेंगे, और जेड लाता है 10,000, उसको यहाँ पे लिखेंगे, है ना। इस इंटी को आप नहीं भी लिखते, कटर पुटी हो जाता, ठीक है। खैर आप लिख दिए, बहुत अच्छा किया। उसके बाद आते हैं क्या हमको करना पड़ेगा। उसके बाद भी आपको कुछ करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि क्रेडिटर को आप 9,000 पे कर रहे हैं, क्रेडिटर को 9,000 पे कर रहे हैं, तो फिर से इधर लिखेंगे बाई क्रेडिटर अकाउंट 9,000। जब आप क्रेडिटर को पे कर रहे होते हैं तो आपका कैश घटता है, और आपने देखा यहाँ पे लाइन देखो, यहाँ पे नहीं समझ आया तो देखो, एंड पेड जब भी लिखा है तो आप मालूम है ना कैश में पेमेंट हो रहा है, एकदम ध्यान देना। इसलिए बीबीआई ये बोला क्रेडिटर को 9,000 पेमेंट किया जा रहा है, तो जब भी कैश में पेमेंट किया जाएगा तो आपका कैश घटेगा।
इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड फॉर 22,000, यहाँ भी एक बड़ा अच्छा बात लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट 22,000 में बिक रहा है, तो जब भी इन्वेस्टमेंट बिकेगा तो आपका एसेट्स बढ़ेगा, तो टू इन्वेस्टमेंट यहाँ लिख देंगे। कितना? 22,000। अब जरा जोड़ घटाव कर लेंगे। और कैश अकाउंट का खासियत ये होता है कि हमेशा इधर ही ज्यादा होता है, नहीं है तो गलत है। तो चलो जोड़ते हैं। 25,000 और 20,000 45,000, 45,000 10,000 55,000, 55,000 और 20,000 55 और 20 75,000 और 75 और 2 77,000 और 77,000 में से अगर घटा दिए 39,000 तो जरा घटा देते हैं। 17 से 9 गया 8, यानी 6 से 3 गया 3, 38,000 आपका बैलेंस आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू बाई बैलेंस CD 38,000, और इसी 38,000 को आप उठा के नए वाले बैलेंस शीट में ले जाते हो। तो नए वाले बैलेंस शीट में अगर 38,000 लिखते हैं और उसके बाद जोड़ते हैं, क्या आपका बैलेंस शीट टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जरा जोड़ लेते हैं हम लोग। 8 और 6 14 और 14 प्लस 2 16 और 5 21 कैरी ओवर 2 2 2 2 3 3 3 3 3 6 7 7 और 3 10। वाह, कैरी कर गया। यानी आपने देखा कि आपका बैलेंस शीट आसानी से बन गया, है ना। तो बैलेंस शीट बनाना चूंकि एग्जाम में नहीं है तो इस पर ज्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें आप अगर सीखिएगा तो बहुत जगह काम आएगा। एडमिशन में काम आएगा, चेंज में काम आएगा, रिटायरमेंट में काम आएगा। बहुत जगह एक ही चीज है, एक ही कॉन्सेप्ट है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप जान हमसे पूछोगे कि किस टॉपिक में जाना है, तो ये टॉपिक का बच्चे ध्यान दीजिएगा। कैश अकाउंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक। उसके बाद ये लास्ट वाला जो ई नंबर है, कैसे कैसे वाई को पेमेंट कर रहा है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पेमेंट कैसे कर रहा है। तो मैं फिर से बता दूं, वाई का हमको पेमेंट करना था 40,400, है ना। तो 40,400 में वो बोलता है कि आप 30,000 रुपया कैश मुझे दे दो। तो आपने उसको 30,000 कैश दे दिया तो बचा 10,400। अब 10,400 को दो तरीके से पेमेंट हो रहा है। जो 40% इस 10,400 का है उसको बिल ऑफ एक्सचेंज से पेमेंट हो रहा है, मतलब बीपी लायबिलिटी हो रहा है। और जो बाकी 60% बचता है उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। लोन से पेमेंट हो रहा है, मतलब फ्यूचर में पे होगा, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको जो सिखाया, और अगर आप सीखे हैं तो बहुत